हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द एब्सोल्यूट केमिस्ट्री। आई एम अभिषेक। हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था उसका 3 लेक्चर हमने ख़त्म कर लिया था और ऑलमोस्ट इस टॉपिक को ख़त्म कर लिया था। आज उसका जो लास्ट पोर्शन है, छोटा सा पोर्शन है, उसको आज हम ख़त्म करेंगे। दैट इज़ ऑकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, मेटल्स के बारे में ज़्यादा पढ़ा, लेकिन अभी जो टॉपिक हम देखेंगे कि ये जो मेटल्स पहले हमें मिलते कैसे हैं, कहाँ से हम इन मेटल्स को पाते हैं हम लोग। तो मोस्टली जो मेटल्स हमें मिलते हैं वो नेचर से ही मिलते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो हमें ये जो ऑकरेंस में कुछ टर्म्स को पहले देखना है। एक पहला टर्म हम लोगों को देखना है, वो है मिनरल्स। मिनरल्स हम किसको बोलते हैं? आपको भी पता है मिनरल्स के ये टर्म के साथ आप लोग भी एक्वेंटेड होंगे, कभी ना कभी आप इसको सुने होंगे। मिनरल्स का मतलब ये है कि या तो कोई एलिमेंट्री स्टेट या फिर कोई कंपाउंड स्टेट। या तो कोई एलिमेंट्री स्टेट मतलब कि एलिमेंट की तरह, या फिर कोई एक कंपाउंड के फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में हमें मेटल नेचर में मिलता है। नेचर में हमें मेटल जिस फॉर्म में मिलता है, दैट मे बी एन एलिमेंट्री फॉर्म और इन अ कंपाउंड फॉर्म, जिस फॉर्म में भी मिलेगा हम उसको बोलते हैं मिनरल्स। ठीक है, तो ये या तो एलिमेंट्री स्टेट हो सकता है, दिस कैन बी एलिमेंट्री स्टेट, और दिस कैन बी कंपाउंड फॉर्म। ये या तो एलिमेंट्री स्टेट में हो सकता है या फिर कंपाउंड फॉर्म में हो सकता है। और ये हमें नेचर में जिस फॉर्म में हमें मेटल्स मिलता है उसको हम उस मेटल का मिनरल्स बोलते हैं, उस मेटल का मिनरल बोलते हैं। लेकिन हमें और एक टर्म को भी पढ़ना है, वो है ओर। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें थोड़ा देखना है। देखो, ओर किसको बोलेंगे? ओर is the type of mineral, ore is a type of mineral from which we extract metal economically और conveniently। मतलब कि हमें इकोनॉमिकली और कन्वीनियंटली हम जिस मिनरल से हमें उस मेटल मिलता है, उस मिनरल को हम ओर बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जिससे हम कन्वीनियंटली, जहाँ से हम कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली, क्योंकि हमें थोड़ा प्रॉफिट भी चाहिए ना, हम लॉस में थोड़ी ना ले पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे इस तरह के मिनरल्स होते हैं जिसमें कि बहुत कम अमाउंट का वो मेटल होता है, बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ का परसेंटेज उसमें ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ओर में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द उसका प्योरिटी थोड़ा हाई होता है, उसको हमें आसान होता है, कन्वीनियंट होता है, इकोनॉमिकली भी हमें मतलब कि जिस प्लांट में हम उसको बनाते हैं तो उसका भी प्रॉफिट भी तो होना पड़ेगा ना। तो कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली जिस मिनरल से हमें मिलता है मेटल, उसको हम ओर बोलते हैं। तो हम यहाँ पर इस तरह से बोल सकते हैं कि ऑल द ओर्स आर मिनरल्स। ऑल द ओर्स आर मिनरल्स बिकॉज ओर इज अ टाइप ऑफ मिनरल जिससे कि हम कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली बना पाते हैं। लेकिन बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ठीक है, बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर्स, बट ऑल द ओर्स आर मिनरल्स। तो इसको एक टर्म आप जान लो। देखो, मैंने यहाँ पर किया है, रिएक्टिविटी सीरीज भी लिखा है, आपको देख के पता चल गया होगा मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज। उसका यूज़ कैसे करेंगे वो हम थोड़ा तो देखेंगे अभी। तो देखो, अभी मिनरल ओर के बारे में हमें पता चल गया, तो हमें ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये जो एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस होता है वो कितने तरह के होते हैं, मतलब हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सट्रैक्शन। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, और इसको हम कभी कभी मेटलर्जी भी बोलते हैं, इसको मेटलर्जी ही बोला जाता है। ये आप जब हायर क्लास में जाओगे आप मेटलर्जी ही पढ़ोगे। देखो, 3 स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं, 3 स्टेप में हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। पहला स्टेप है हमारा एनरिचमेंट, मैं समझा दूंगा एक एक स्टेप को, और कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। सेकेंड स्टेप हमारा होता है एक्सट्रैक्शन। थर्ड स्टेप होता है हमारा रिफाइनिंग।
थर्ड स्टेप हमारा रिफाइनिंग होता है। पहला स्टेप देखो हमारा, मोस्टली हमें इस एक्सट्रैक्शन को ही पढ़ना है, यही हमारा इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रैक्शन से पहले हमें एनरिचमेंट करना पड़ता है। एनरिचमेंट क्यों करना पड़ता है? बिकॉज देखो ओर्स में बहुत सारे, ये जो एनरिचमेंट पॉइंट में यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, जो ओर होता है वो मिनरल होता है, लेकिन ओर में क्या होता है, प्योरिटी थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें भी इम्प्योरिटीज़ होते हैं, ओर्स में भी इम्प्योरिटीज़ होते हैं। हालांकि इम्प्योरिटीज़ थोड़े कम होते हैं, लेकिन होते तो है ना। वो जो इम्प्योरिटीज़ होते हैं, दोज इम्प्योरिटीज़ आर नोन एज गैंग, उसको गैंग बोलते हैं, या फिर मैट्रिक्स भी उसको बोलते हैं। उस इम्प्योरिटीज़ को जो ओर में होता है, जो कि मे बी कोई सैंड, क्योंकि नेचर से मिलेगा हमें ओर, उसमें कोई सैंड पार्टिकल हो या फिर कोई डस्ट पार्टिकल हो, कोई रॉक पार्टिकल हो, कुछ भी उस तरह के इम्प्योरिटीज़ वहाँ हो सकते हैं, और उन इम्प्योरिटीज़ को हम गैंग बोलते हैं और उसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें ये करना पड़ेगा कि इनको पहले अलग करना है। इनको उससे अलग करके जो ओर का जो कंसंट्रेशन है, मेटल का जो कंसंट्रेशन है उस ओर में, उसको एनरिच करना है या फिर उसको कंसंट्रेटेड करना है, मतलब कि ज़्यादा मेटल का परसेंटेज हमें बढ़ाना है। ठीक है, वो होता है हम पहला स्टेप। और ये आपके सिलेबस में एनरिचमेंट मेथड्स आपके सिलेबस में नहीं है। बहुत सारे मेथड्स उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि आप मेटलर्जी जब 11th में पढ़ोगे वहाँ पर आप उस टर्म्स को देखोगे, लेकिन हमें मोस्टली इस एक्सट्रैक्शन से डील करना है। और एक्सट्रैक्शन करने के बाद हमें थोड़ा और जो छोटे मोटे जो इम्प्योरिटीज़ रहते हैं उसको रिफाइनिंग में हमें निकालना पड़ता है। लेकिन सारे जो मोस्टली जो बड़े प्राइमरी इम्प्योरिटीज़ होते हैं उनको हम एनरिचमेंट में निकाल देते हैं। इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, एक्सट्रैक्शन इम्पॉर्टेंट है। और एक्सट्रैक्शन हम अभी यहाँ से देखेंगे। देखो कैसे एक्सट्रैक्शन को हम देखते हैं। ये हमारा सेकेंड स्टेप होता है। हमने ओर को एनरिच कर दिया, अब हम एक्सट्रैक्शन को देखते हैं। देखो रिएक्टिविटी सीरीज को हम एक्सट्रैक्शन में कैसे यूज़ करते हैं वो थोड़ा आप ध्यान से देखो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूँ। देखो जो ऊपर जो मेटल्स होते हैं, आपको पता है, बार बार इसको मैं पढ़ा चुका हूँ कि दिस आर मोर रिएक्टिव मेटल्स। जब नीचे आते हैं मेटलिक सीरीज़ में, जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में, मेटल्स का रिएक्टिविटी डिक्रीज होता जाता है। तो ये वाले सबसे मोस्टली हाईली रिएक्टिव होते हैं और ये वाले पूरा कम रिएक्टिव होते हैं। तो देखो यहाँ से आप देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे, एक्सट्रैक्शन किसको किस तरह से कर पाएंगे उसको पढ़ने के लिए। देखो ये वाले जो मेटल्स होते हैं, दिस मेटल्स, दिस आर हाईली रिएक्टिव, these are highly reactive। तो आप कभी भी अगर ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्या आप इनको अर्थ के सरफेस में इनको आप फ्री स्टेट में आपको मिलेंगे? कभी नहीं मिलेंगे। ये कुछ ना कुछ कंपाउंड फॉर्म करके आपको मिलेंगे, किसी ना किसी दूसरे नॉन मेटल हो या किसी ना किसी के साथ, ऑक्साइड के साथ मिलके या अपना ऑक्साइड बना के रहेंगे, या फिर सल्फाइड के साथ सल्फाइड बना देंगे, कार्बोनेट के साथ कार्बोनेट बना देंगे, नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके नाइट्रेट बना देंगे। क्यों? बिकॉज इनका रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, वो एक अकेले वो रह नहीं पाएंगे। तो ये क्या हो गया, आपको कभी भी यू वॉन्ट गेट दिस मेटल्स इन दर फ्री स्टेट। ये हमेशा कंपाउंड फॉर्म में रहेंगे। जो मैंने एलिमेंट्री और कंपाउंड फॉर्म दोनों बताया था आपको मिनरल में, ये कंपाउंड फॉर्म में आपको मिलेंगे। फिर ये जो मेटल्स होते हैं ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, लेकिन रिएक्टिव तो होते हैं ना, मॉडरेटली रिएक्टिव, बिकॉज मैंने आपको बताया था मेटल का रिएक्टिविटी ऑर्डर किस तरह से डिक्रीज कर रहा है। वो मैंने एग्जांपल के साथ आपको बताया था, किस तरह से हॉट वाटर में कर रहे थे, वो कूल वाटर में कर रहे थे, फिर कैसे हॉट वाटर में किए, फिर स्टीम में करना पड़ा। मैंने वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप उसको भी देख सकते हो। लेकिन ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, इससे कम रिएक्टिव होते हैं, लेकिन ये इतना रिएक्टिव तो होते ही हैं कि ये भी कोई ना कोई कंपाउंड फॉर्म करके आपको मिलेंगे। तो ये भी आपको कंपाउंड फॉर्म में मिलेंगे, फिर आते हैं ये कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी भी इसके साथ जाएगा। ये क्या होते हैं, ये कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव हो जाते हैं। दीज आर कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव, क्योंकि हाइड्रोजन के नीचे आ जाते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव बन जाते हैं। तो ये वाले क्या होते हैं ना, मोस्टली आपको कभी कभी ये आपको फ्री स्टेट में मिल जाएंगे, मतलब कि
फ्री स्टेट में मिल सकते हैं, मतलब कि जो एलिमेंट्री स्टेट होता है उनका एलिमेंट्री फॉर्म में आपको नॉर्मल कॉपर मेटल, प्योर कॉपर मेटल मिल सकता है, प्योर सिल्वर मेटल मिल सकता है, लेकिन ये भी प्रीफर करते हैं कंपाउंड फॉर्म में आपको मिलने के लिए। बहुत रेयरली आपको ये वाले जो कॉपर वगैरह ये सब मिलते हैं। लेकिन ये जो गोल्ड एंड प्लैटिनम होते हैं, ये वाले जो होते हैं, ये जो गोल्ड एंड प्लैटिनम होते हैं, दीज आर लिस्ट रिएक्टिव एंड ये आपको फ्री स्टेट में ही मिलेंगे, आप डिस्कवरी में एक चैनल आता है, डिस्कवरी चैनल में एक गोल्ड एक्सट्रैक्शन का आपको एक शो आता है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। गोल्ड आपको पूरा प्योर फॉर्म में मिलता है, गोल्ड किसी के साथ रिएक्ट करके नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। ये सब अर्थ सरफेस में बहुत दिन रहने के बाद इवन कॉपर सिल्वर ये सब भी थोड़ा थोड़ा किसी के साथ कुछ ना कुछ रिएक्ट कर लेते हैं, लेकिन गोल्ड एंड प्लैटिनम ये अपना जो इनर्टनेस होता है उसको बरकरार रखते हैं, अपना जो नोबिलिटी होता है उसको बरकरार रखते हैं, और ये आपको फ्री स्टेट में मिलते हैं। तो ये होते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर की यूज़ करके हम जान गए कि ये हमें फ्री स्टेट में मिलेगा, बाकी सब हमें कहीं ना कहीं कंपाउंड स्टेट में मिलेंगे। तो अभी हमें देखना है एक एक करके कैसे हम लेस्ट रिएक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं उनको पहले इनको देखेंगे। ये तो चलो फ्री स्टेट में मिल जाएंगे आपको, इसको आपको मैकेनिकल वे में आपको करना पड़ेगा। हमें ये वाले को देखना है जो लेस रिएक्टिव वाले होते हैं, फिर मॉडरेटली रिएक्टिव वालों को, फिर हाईली रिएक्टिव वालों को। इन तीनों को किस तरह से एक्सट्रैक्ट करना है वही हमें देखना है, और उतना ही हमारे कोर्स में, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा पढ़ के टेंशन लेने की ज़रूरत भी है नहीं, ठीक है। तो देखो पहले हम देखेंगे जो हमारे लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जो कि ये वाले कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, इनको कैसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। नीचे से ऊपर आएंगे, मैं पहले हेडिंग कर रहा हूँ एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स, और उसमें हम देखेंगे कॉपर को देखेंगे, मर्क्यूरी को देखेंगे, सिल्वर, इस तरह के जो मेटल्स होते हैं उनके जो कंपाउंड्स होते हैं उसको, उससे हमें किस तरह से हमें मिलता है अपना जो प्योर मेटल। देखो मैं आपको पहले एक चीज़, बहुत सारी जगह पे एक्सट्रैक्शन करने के लिए हमें यूज़ होगा, हमें अगर कोई मेटल का ऑक्साइड मिल जाएगा, तो हम उसको सबसे सिंपल वे में हम उसको किस तरह से प्योर मेटल पा लेंगे। हम अगर सिंपल उसको हीट दे के उसको अगर हम रिड्यूस कर दें, अगर उसको हम रिड्यूस कर दें और वो उस ऑक्सीजन को अगर लूज़ कर देगा तो हमें मेटल मिल जाएगा। ये बहुत आसान होता है हमारे लिए, ये प्रोसेस बहुत आसान होता है। किसी का भी ऑक्साइड आपके पास अगर होगा, उसको आप हीट के थ्रू उसका रिडक्शन कर दोगे और उससे आपको प्योर मेटल मिल जाता है। ये आपको एक बहुत आसान तरीके में हमको मिलता है। तो हम हमेशा ट्राई करते हैं, अगर पॉसिबल है वहाँ पर, तो जो भी कंपाउंड मिले, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ, जैसे कि हमें नेचर में जो मर्क्यूरी होता है वो मर्क्यूरी सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है, एस के साथ वो रिएक्ट करके हमें मिलता है, और इसको हम सिनाबार बोलते हैं, उसका और का नाम होता है सिनाबार। हम इसको अगर हमें एक्सट्रैक्शन करना है, प्योर मर्क्यूरी हमें लाना है, तो हम पहले क्या करते हैं, इसका ये जो सॉलिड फॉर्म में होता है इसको हम ऑक्सीडेशन करते हैं, एआर के प्रेजेंस में इसको हम ऑक्सीडेशन करते हैं, और हमें पहले मर्क्यूरी ऑक्साइड हमें मिल जाता है और साथ साथ SO2 गैस मिलता है, ठीक है, ये हमें मिल जाता है। अब हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, हम क्या करते हैं, सिंपली मेटल का ऑक्साइड हमारे हाथ लग गया ना, फिर हमें एक्सट्रैक्शन करना बहुत आसान होता है। फिर हम क्या करते हैं, उसको सिंपल कुछ नहीं, उसको बस हीट के साथ हम लोग रिड्यूस कर देते हैं। हीट के साथ उसको रिड्यूस कर दो, वो आराम से आपको प्योर मेटल दे देगा। सिंपल एज दैट, कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता इनको एक्सट्रैक्शन करना, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। बस आपको जानना है कि मेटल ऑक्साइड में उसको कन्वर्ट कर दो, हीट के साथ रिड्यूस कर दो, आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, कोई भी दिक्कत आपको होने वाला है नहीं। इस तरह से और एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। ये तो मर्क्यूरी का गया, कॉपर का देख लेते हैं। कॉपर भी हमें मेटल जो सरफेस में, हम अर्थ सरफेस में हमें इस फॉर्म में मिलता है Cu2S में। अब इसको हमें करना है तो हमें यहाँ पर भी अगर इसको हम मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते तो बहुत अच्छी बात होगी हमारे लिए। हम यहाँ पर भी इसको ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हैं, इसको हम क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, इस क्यूप्रस ऑक्साइड को, सिंपली क्यूप्रस ऑक्साइड को हम आराम से थोड़ा हीट के साथ
इसको हम थोड़ा इस कंपाउंड के प्रेजेंस में हमें हीट करना पड़ता है, तो क्या होता है यहाँ पर भी हमें कॉपर मेटल अपना मिल जाता है, बहुत आसानी से मिलेगा। ये जो प्रोसेस है ये इतना डिफ़िकल्ट होता नहीं है, बस जो भी है, जो भी कंपाउंड आपको मिल रहा है उसको सिंपल क्या करो, उसका ऑक्सीडेशन करवा दो एयर के प्रेजेंस में। अगर ऑक्सीडेशन करवा दिया ना, फिर आपको मेटल ऑक्साइड मिल गया। फिर मेटल ऑक्साइड को कुछ नहीं, हीट, उसको बस हीट करो, नॉर्मल हीट करो, वो ऑक्सीजन अपना लूज़ कर देगा। वो ऑक्सीजन लूज़ करके रिड्यूस हो जाएगा, खुद रिड्यूस। क्योंकि देखो रिड्यूस क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑक्सीजन को वो लॉस कर रहा है। यहाँ पे क्यों ये रिड्यूस हुआ, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन को उसने लॉस किया। कंपाउंड में ऑक्सीजन प्रेजेंट था लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, रिडक्शन हुआ। तो उसको हम सिंपली हीट के थ्रू उसको हम रिडक्शन कर देते हैं। तो ये बहुत आसान होता है हमारे लिए, हीट को अप्लाई करके करना बहुत एफिशिएंट होता है हमारे लिए, बहुत इकोनॉमिकली भी एफिशिएंट होता है। तो हम ट्राई करते हैं आराम से उसको ऑक्सीजन एयर के प्रेजेंस में जला दो, ऑक्सीडेशन करवा दो, मेटल ऑक्साइड मिल गया, मेटल ऑक्साइड को हीट के प्रेजेंस में रिड्यूस कर दो, प्योर मेटल मिल जाएगा। बहुत आसान होता है। फिर हम देखते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के बारे में। तो अब देखो हम देखते हैं जो हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में ये वाले जाते हैं, किस किस को हम देखने वाले हैं, जिंक को देखने वाले हैं, आयरन को देखने वाले हैं, निकेल को, टीन, लेड, इनको हमें देखना है। इन मेटल्स को हमें देखना है जो कि मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। देखो इनके केस में क्या होता है, यहाँ पर भी वो ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस हम यूज़ करते हैं कि पहले जो जिस फॉर्म में भी मिलता है उसको ऑक्सीडेशन करवा दो, उसका ऑक्सीडेशन करवा दो। फिर क्या करो, ऑक्सीडेशन करवाने के बाद उसको रिड्यूस करवा दो। सिंपल मेटल ऑक्साइड मिलेगा, उसको रिड्यूस करवा देंगे। बहुत आसान होता है। देखो लेकिन इनके जो ओर्स होते हैं ना, इनके जो ओर्स होते हैं हमें दो फॉर्म में मिलते हैं। नीचे वाले का तो एक फॉर्म सल्फाइड फॉर्म में मिल गया, लेकिन इनके हमें दो फॉर्म में मिलता है। पहला जो फॉर्म होता है वो होता है सल्फाइड फॉर्म में, ठीक है, सल्फाइड ओर्स होते हैं, और दूसरे होते हैं कार्बोनेट ओर्स। मेटल कार्बोनेट के फॉर्म में वो ओर्स हमें मिलते हैं, कुछ मेटल सल्फाइड के फॉर्म में और कुछ मेटल कार्बोनेट्स के फॉर्म में। देखो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ जो सल्फाइड के फॉर्म में रहते हैं उसको भी ऑक्सीडेशन करवाना है, तो उसको प्रेजेंस ऑफ एयर के साथ उसको ऑक्सीडेशन करवाना है, और उससे हमें जिंक ऑक्साइड मिलता है। ये जो होता है ना, ये हमें नॉर्मल एयर में हम लोग करते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है आपके लिए यही इम्पॉर्टेंट है, इसका नाम, इसको हम रोस्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। रोस्टिंग में क्या होता है, देखो पहले इसको समझा देता हूँ, फिर कंपेयर करके आपको समझा दूंगा। फिर अगर इस जिंक अगर आपको कार्बोनेट फॉर्म में मिलेगा तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको जो ऑक्सीडेशन करते हैं वहाँ पर हमें जो जिंक ऑक्साइड मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा रिलीज होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हम ऑक्सीडेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग लिमिटेड एयर में करते हैं, लिमिटेड एयर के प्रेजेंस में करते हैं। यहाँ पर हम नॉर्मल एयर में हम लोग इसको नहीं करते, नॉर्मल एटमॉस्फेयर में इसको नहीं करते। थोड़ा कंट्रोल करके जितना ज़रूरी होता है उतना ही उसमें देकर हम उसको करते हैं, क्योंकि वरना सारे के सारे ऑक्सीजन निकल जाएंगे कार्बन के साथ। तो इसके लिए उसको हम लिमिटेड एयर में हम उसको देते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन, ये दोनों आपके लिए शॉर्ट नोट्स के पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रोस्टिंग या कैल्सिनेशन। रोस्टिंग आपको समझना है बस इतना कि मेटल का जो सल्फाइड ओर्स होते हैं उनको जब हम एयर के प्रेजेंस में, जब हम नॉर्मल एयर में, एटमॉस्फेरिक एयर में जब उसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं उसको रोस्टिंग बोलते हैं। कैल्सिनेशन में क्या होता है, जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं उनको अगर लिमिटेड एयर में, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में अगर उसका हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं उसको कैल्सिनेशन बोलते हैं। देखो दोनों ही केस में हमें जिंक ऑक्साइड मिल गया। दोनों ही केस में, आप चाहे जिंक का सल्फाइड हो या जिंक का कार्बोनेट हो, दोनों में हमें जिंक ऑक्साइड मिल गया। अब इसको हमें रिडक्शन करना है, आप हीट के साथ भी कर सकते हो, लेकिन और हम एक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम कार्बन को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं। ये इट रिएक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो वो क्या होगा, वो खुद ऑक्सीडाइज होगा, मतलब कि ऑक्सीजन को वो खुद ले लेगा, तो वो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में वो फॉर्म कर देता है। जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड वो फॉर्म कर देता है। ये तो गैस फॉर्म में आपको चला जाएगा और आपको सॉलिड, प्योर मेटल सॉलिड आपको मिल जाता है। तो ये जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उन पे भी वही लॉजिक हम लोग लगा देते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन करवा दो, उसमें फिर उसको रिड्यूस करवा दो, और आराम से वो आपको
फिर उसका आप रिडक्शन कार्बन का कोई भी एक रिड्यूसिंग एजेंट, ज़रूरी नहीं कि कार्बन हो, कोई भी एक रिड्यूसिंग एजेंट आप आराम से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ से अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट चूज़ करोगे तो कौन सा वाला मेटल इस मेटल को रिड्यूस कर पाएगा, जो उससे ज़्यादा या फिर उसको डिस्प्लेस कर पाएगा, जो उससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो हम जो ऊपर वाले जो मेटल्स होते हैं, कोई भी मेटल के जितने भी रिएक्टिविटी सीरीज में उसके ऊपर होते हैं, उसको भी आप रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, उसको डिस्प्लेसमेंट एजेंट की तरह आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको। देखो अगर हम मैंगनीज ऑक्साइड को तुम अगर एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाओगे तो हमेशा याद रखना, जो रिएक्टिविटी सीरीज मैंने जहाँ पे पूरा लिखा था आपको, वहाँ पर आप देखो एल्यूमिनियम इससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पर क्या करता है, ये एल्यूमिनियम इस मैंगनीज को डिस्प्लेस करता है और खुद इसका अपना ऑक्साइड बना लेता है और आपको यहाँ पे प्योर मेटल मिलेगा। तो यहाँ पर ये एक डिस्प्लेसमेंट एजेंट या फिर कोई रिएक्टिव एजेंट के रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वो भी एक्ट करेगा, क्योंकि वो खुद इसका ऑक्सीजन वो खुद ले रहा है और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और इसको वो रिड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह रिएक्ट करेगा, रिड्यूसिंग मेटल की तरह रिएक्ट करेगा। अब देखो ये जो प्रोसेस होता है ना, ये जो प्रोसेस होता है, दिस इज़ हाईली एक्सोथर्मिक, मतलब कि हमें हीट मिलता है। एक्सोथर्मिक मतलब हीट हमें रिलीज होता है और ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं ये। अब देखो ये जो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना, उसके वजह से इतना हीट जनरेट होता है कि आपका जो मैंगनीज आपको मिलेगा, जो मैंगनीज आपको मिलता है वो आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है। दैट मैंगनीज यू गेट इट इन लिक्विड फॉर्म, क्योंकि ड्यू टू दिस हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन इतना ज़्यादा हीट वो प्रोड्यूस करता है। और इस कॉन्सेप्ट को हम और एक प्रैक्टिकल यूज़ में हम करते हैं कि जो रेलवे ट्रैक्स हमारे जो टूट जाते हैं उसको जॉइन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, आयरन का ऑक्साइड लेते हैं और उसको क्या करते हैं हम एल्यूमिनियम, ये भी सॉलिड, उसको हम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो देखो आयरन नीचे है, एल्यूमिनियम ऊपर है, एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, आयरन को रिलीज़ करेगा और खुद अपना सॉल्ट बना देगा और साथ में बहुत सारा हीट प्रोड्यूस करेगा और इतना हीट प्रोड्यूस करेगा कि ये जो आयरन है वो आपको लिक्विड स्टेट में मिलेगा। दैट यू विल गेट आयरन इन लिक्विड स्टेट। इतना ज़्यादा रिएक्शन, मतलब इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। तो रेलवे ट्रैक्स में जो क्रैक आता है वहाँ पर ये आयरन को हम पिघलाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम लोग आयरन ऑक्साइड को लेते हैं, उसके साथ क्या करते हैं, एल्यूमिनियम को डाल देते हैं, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना के वो अपना अलग हो जाएगा और वो इतना हीट प्रोड्यूस कर देगा कि आयरन को वो लिक्विड फॉर्म में देगा और उसको जॉइन करने के लिए वो हेल्प करेगा। और इस रिएक्शन को हम लोग थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन को थर्माइट रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। मतलब सोचो इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है इस रिएक्शन में कि मेटल को लिक्विड फॉर्म में आप मिल रहा है। आपको पता है आयरन का मतलब कितना ज़्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन वो भी मेल्ट हो जाता है। तो इतना ज़्यादा रिएक्शन होता है, मतलब इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है इस रिएक्शन में। तो ये भी मॉडरेटली रिएक्टिव रिएक्शन का ख़त्म हुआ। हम किस तरह से मेटल ऑक्साइड में उसको कन्वर्ट करते हैं, फिर मेटल ऑक्साइड को किस तरह से, मेटल ऑक्साइड एक बार मिल गया तो उसको किसी भी एक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हमें आसान होता है। इसमें कुछ आपको करना नहीं है। एल्यूमिनियम अगर कांटेक्ट में आ गया तो वो अपना काम करेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। उस तरह से इसको भी वो अलग दे देगा आपको, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आप जिंक ऑक्साइड में कार्बन को डाल दिए, आपको और कुछ नहीं करना, बस आपको कार्बन ऐड करना है, वो अपना काम करके प्योर जिंक दे देता है। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत आसान होता है मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करके उसको रिड्यूस करके प्योर मेटल मिलना। तो इन दोनों को हमने उस तरह से किया। अब नीचे वाला तो हमें वैसे भी फ्री स्टेट में मिलते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करने का अलग प्रोसेस होता है, वो फिजिकल प्रोसेस होता है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, खुदाई करके उसको मिलता है। आपको नॉर्मली वो मिलेगा, लेकिन इनमें क्या होगा, इनमें थोड़ा सा आपको काम करना होगा। ये भी ख़त्म हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो अब हम देखते हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स में क्या दिक्कत होता है। आप बोलोगे कि चलो इसका भी ऑक्साइड ले लो और इनको भी आप रिड्यूस कर दो, लेकिन आप यहाँ से थोड़ा अपना कॉमन सेंस यूज़ करो। बेटा ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, टेबल में सबसे ऊपर होते हैं, इनको रिड्यूस करने के लिए इनको कौन रिड्यूस करेगा, खुद सबसे ऊपर होते हैं, इनसे ज़्यादा रिएक्टिव कोई होता नहीं है। अगर आप सपोज पोटासियम को ले लो, तो पोटासियम को कौन करेगा, वो तो मैक्सिमम में बैठा होगा, उसको कौन रिड्यूस करेगा,
कोई नहीं कर पाएगा ना। तो इसके लिए हमें कोई डिफरेंट तरीका हमें अपनाना पड़ता है, और यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम करके बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या होता है। हम क्या करते हैं, ऐसे एक बीकर में ले लो और यहाँ पर आप पहले 2 इलेक्ट्रोड को डाल दो और उसको बैटरी के साथ आप कनेक्ट कर दो। उसको आप बैटरी के साथ इस तरह से कनेक्ट कर दो। ये नेगेटिव एंड होता है बैटरी का, ये पॉजिटिव एंड होता है बैटरी का। कोई भी इलेक्ट्रोड, कोई भी मेटल इलेक्ट्रोड आप ले लो। फिर क्या करो, आप कोई भी सब्सटेंस जिसको आप पाना चाहते हो, सपोज मैं सोडियम की बात करूँगा, सपोज मैं सोडियम मेटल को लाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सोडियम को उसका जो क्लोराइड फॉर्म में मैं लूँगा, क्लोराइड फॉर्म में लेके उसका मोल्टेन स्टेट में लूँ या फिर उसका एक्वस स्टेट ले लो। मोल्टेन ले लो, अच्छा है, लेकिन हम लोग मोल्टेन लेते हैं, बेटर होता है, क्योंकि हमें फिर वाटर के साथ हमें डील करना नहीं पड़ता, सिर्फ हम NaCl के साथ डील करेंगे। तो अगर मोल्टेन फॉर्म में लोगे तो वो Na+Cl- में टूट के रहेगा। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि क्यों मोल्टेन एंड एक्वस फॉर्म में इस तरह से वो रहते हैं, नहीं समझाऊंगा फिर से। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा लॉजिक लगाएंगे। सॉल्यूशन है यहाँ पर Na+ और Cl- अवेलेबल है इंडिविजुअली। जब यहाँ पे आप नेगेटिव एंड को इसके साथ जॉइन करोगे, सर्किट तो कंप्लीट हो गया है ना, ये जो आयॉन्स सर्किट कंप्लीट कर दिए हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करना स्टार्ट होगा। तो अगर नेगेटिव आयन के साथ ये वाला इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। यहाँ पर नेगेटिव, इस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ क्योंकि नेगेटिव आयन के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, सब आके इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन्स चले आते हैं। इस इलेक्ट्रोड हालांकि जैसे कि वो नेगेटिव एंड के साथ जुड़ा हुआ होता है तो इसमें इलेक्ट्रोड आके जुड़ जाते हैं। फिर क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज डेवलप करते हैं, वो क्या करते हैं, इस Na+ को अट्रैक्ट करते हैं, इस Na+ को अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या होगा, ये Na+ जाएगा और उस इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ के उस मेटल सरफेस पे वो सोडियम मेटल बन के वो डिपॉजिट हो जाएगा। उस सोडियम मेटल बन के वहाँ पर डिपॉजिट होगा, वहाँ पर डिपॉजिट होगा। और क्या होगा, ये जो क्लोरीन है ना, ये जो क्लोरीन माइनस है, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव, तो ये वाला पॉजिटिव एंड बन जाएगा, ये जो इलेक्ट्रोड। तो ये क्लोरीन माइनस क्या होगा, इसके साथ जुड़ के क्लोरीन माइनस वहाँ जाएगा और इस पॉजिटिव एंड को वो अपना इलेक्ट्रॉन देकर, वो अपना जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देकर वो अपना क्लोरीन गैस बनाकर यहाँ पे क्लोरीन गैस की तरह वो इवॉल्व होता है, वो लिबरेट होता है क्लोरीन गैस, और यहाँ पे सोडियम मेटल हमें इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होता है। और फिर क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रोड को हम लेके उसके ऊपर से जो डिपोजिशन होता है उसको निकाल के हम सोडियम मेटल हमें मिल जाता है। हम इसको बेटर तो इस तरह से हम करते हैं। देखो यहाँ पर देखो, ये वाला हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड के तरफ ये वाला हुआ और ये वाला हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे हुआ। यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होता है वो देखो, कौन सा प्रोसेस होता है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन को वो Na+ गेन कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन बोल रहा हूँ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है इस प्रोसेस में, ठीक है। इस प्रोसेस में ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। और हमेशा याद रखना, जहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। और जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं कैथोड। तो यहाँ पर जो कैथोड हुआ वो नेगेटिव हुआ। ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक जो नेगेटिव होता है उसी को कैथोड बोलते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ रिडक्शन होगा उसको हम कैथोड बोलेंगे, जहाँ रिडक्शन होगा। ये उसके चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, वो प्रोसेस पे डिपेंड करता है। रिडक्शन हुआ उसको कैथोड बोलो। नीचे देखो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन लॉस हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अब लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हुआ ऑक्सीडेशन, और जब ऑक्सीडेशन हुआ इसको हम बोलेंगे एनोड। तो ये इलेक्ट्रोड को आप एनोड बोलोगे, इस इलेक्ट्रोड को आप कैथोड बोलोगे। तो यहाँ पर देखो कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड हुआ, एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ऐसे भी प्रोसेस होंगे जहाँ पर एनोड नेगेटिव हो जाएगा, कैथोड पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो हमें उतना जानना नहीं है, हमें बस जानना है कि किस तरह से हमें एक मेटल को हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। आप एल्यूमिनियम को कर सकते हो, मैग्नीशियम को कर सकते हो, कैल्शियम को कर सकते हो, पोटेशियम को कर सकते हो। किसी का भी आप क्लोराइड फॉर्म में ले लो, उसको मोल्टेन स्टेट में आप कर लो, एक इलेक्ट्रोड पे वो डिपॉजिट होगा। क्यों डिपॉजिट होगा मैंने बता दिया,
क्योंकि वो पॉजिटिव बन के खुद रहेगा और ये वाला इलेक्ट्रोड उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, वो आके उसके साथ लगकर वो उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, क्योंकि वो उसके इलेक्ट्रॉन लेके वो अपना जो ग्राउंड जो उसका जो न्यूट्रल स्टेट है वो अटेंड कर लेगा, उसका जो स्टेबल स्टेट होता है। तो ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको क्यों हम इस तरह से किए, क्योंकि इनको रिड्यूस कोई कर नहीं पाएगा, इनका ऑक्साइड को कोई भी रिड्यूस कर नहीं पाएगा, क्योंकि दीज आर द हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल्स, इनके ऊपर किसी का रिएक्टिविटी है ही नहीं, कौन इनको रिड्यूस करेगा। तो इनको रिड्यूस करने के लिए हमें थोड़ा सा एक स्पेशल रिडक्शन मेथड हमें यूज़ करना पड़ा, जो कि था इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके इसको रिड्यूस किए। किस तरह से रिड्यूस किए मैंने समझाया। उसका जो क्लोराइड फॉर्म में उसको मोल्टन करके हम क्लोराइड फॉर्म में उसको ले लिए हम लोगों ने, मोल्टन स्टेट में वो अलग अलग होकर रहते हैं आयोन्स, सर्किट कंप्लीट कर दिए, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है और नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। तो नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा वो, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज अटेंड करेगा। तो वो क्या करेगा, इस मेटल का जो पॉजिटिव कैटन होता है उसको अपने अट्रैक्ट करेगा, तो वो मेटल इसके साथ जाके इसका इलेक्ट्रॉन लेके वो अपना न्यूट्रल होके इसके ऊपर डिपॉजिट होने लगेगा। क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन माइनस यहाँ पर जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जनरेट होगा वो वहाँ जाएगा, अपना जो इलेक्ट्रॉन इसको दे के वो क्लोरीन गैस बन के अपना वो इवॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं। लेस रिएक्टिव और मॉडरेटली रिएक्टिव इन दोनों को जिस भी फॉर्म में हो उसको आप ऑक्सीडेशन करवा दो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन मैंने बताया जो भी है, फिर उसको क्या करो रिड्यूस करवा दो। लेकिन इसके लिए वो अप्लीकेबल हुआ नहीं, क्योंकि इनको रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे मेटल्स ऊपर थे, लेकिन हाई मोस्टली रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं उनको कौन रिड्यूस करेगा, सब तो उनके नीचे होते हैं, उनके ऊपर तो कोई है नहीं उनको रिड्यूस करने के लिए। तो इसीलिए हमने वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन को यूज़ किया। तो ये था उसका लॉजिक, मेटल एक्सट्रैक्शन का इतना ही लॉजिक था। कोरोजन आज ऑफ नाउ आपके सिलेबस में इस साल नहीं है और रिड्यूस कर दिया गया है, लेकिन कोरोजन को हमने जो पहला टॉपिक हमारा जो पहला चैप्टर था वहाँ पर जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो लेक्चर है वहाँ पर जो एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मैंने पढ़ाया था, वहाँ पर मैंने कोरोजन को अच्छे से पढ़ा दिया। तो आप अगर पढ़ना चाहते हो उस लेक्चर से आप पढ़ सकते हो। तो ये जो टॉपिक था इसको हमने आज ख़त्म कर लिया। नेक्स्ट हम लोग जो आपका नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उनको हम देखेंगे। तो मेटल एंड नॉन मेटल्स हमने ख़त्म कर लिया, सारे के सारे जो पोर्शन आपके एनसीईआरटी में थे वो ख़त्म हो गए। सो आई होप आपको समझ में आया हुआ, एंड इफ़ यू कुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।